स्वागत है आप सबका। प्रश्नोत्तरी संख्या ये 66 है। समग्र पाठ्यक्रम यूपीटी जीटी पीजीटी। कुल प्रश्न हैं 125। यह टेस्ट पेपर कल ऑफलाइन में हुआ था और तालिका सहित इसे ऐप पर अपलोड कर दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि इसका लाइव हल करवा देना चाहिए। पहला प्रश्न है, आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, वीर और यहाँ पर है वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है। यहाँ पर ये जो शब्द है ना, ये श्रृंगार शब्द है। श्रृंगार ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है। मान्यता किस विद्वान की है, यह आपको बताना है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? रामस्वरूप चतुर्वेदी। आदिकालीन कवि धार्मिकता और ऐहिकता, वीर और श्रृंगार, ईश्वरत्व और मनुष्यत्व के द्वंद्वों का समाहार करने में संलग्न दिखाई देता है। मान्यता किस विद्वान की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तांबा डूबे तुम्बा तिरई, जीवे जोगी राजा मरई, किस कवि की उक्ति है? गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटनाथ, गाहिनीनाथ। यह किस कवि की उक्ति है? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर क्या होगा? तांबा डूबई तुम्बा तिरई, जीवे जोगी राजा मरई, किस कवि की उक्ति है? गोरखनाथ, चौरंगीनाथ, चरपटनाथ, गाहिनीनाथ। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? चरपटनाथ। यह किसकी उक्ति है? चरपटनाथ की है। आदिकाल के किस कवि ने ब्रजभाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की है? अब्दुल रहमान ने, अमीर खुसरो ने, विद्यापति ने, चौरंगीनाथ ने। किसने की है? आदिकाल के किस कवि ने ब्रजभाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की है? अब्दुल रहमान ने, अमीर खुसरो ने, विद्यापति ने, चौरंगीनाथ ने। किस कवि ने की है? आदिकाल के किस कवि ने ब्रजभाषा में गीतों और कव्वालियों की रचना की है? अब्दुल रहमान ने, अमीर खुसरो ने, विद्यापति ने, चौरंगीनाथ ने। किसने की है? अमीर खुसरो ने। किसने की है? अमीर खुसरो ने की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। पंडित सल सत्य बखानई सरहपा, दृढ़ करिए महासुख परिणाम लुइपा, छाडू छाडू मा मोहा विषम धुंधोली शबरपा, अगम वे वे मतलब वेद, पुराने ही पढ़िए यानी पंडित मान बहनती, कुकुरिपा। कौन सी पंक्ति और रचनाकार सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 4, इनमें से कौन सी पंक्ति और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है? चारों ही पंक्तियां वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आने लायक है आगे एग्जाम में। ये चौथा सुमेलित नहीं है। आगम व्यय पुराणे ही पंडिये मान बहंती, ये पंडित जो हैं वो वेदों का और शास्त्रों का, पुराणों का वृथा इंकार करते हैं। ये पंक्ति कुकुरिपा की न होकर किन की है? कण्हेपा की है। किन की है? कण्हेपा की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। संदेश रासक एवं बीसलदेव रासो दोनों गेय काव्य हैं। बीसलदेव रासो में लोक तत्वों का पूर्णतया अभाव है। संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। संदेश रासक का सारा वर्णन संस्कृत की काव्य रूढ़ियों से भरा पड़ा है। इनमें से कौन सा कथन असत्य नजर आ रहा है आपको? प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। संदेश रासक एवं बीसलदेव रासो दोनों गेय काव्य हैं। बीसलदेव रासो में लोक तत्वों का पूर्णतया अभाव है। संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। संदेश रासक का सारा वर्णन संस्कृत की काव्य रूढ़ियों से भरा पड़ा है। तो यहाँ कौन सा कथन है सत्य है? बीसलदेव रासो में लोक तत्वों का पूर्णतया अभाव है, ये बात गलत है। लोक तत्व पर्याप्त है। बीसलदेव रासो में लोक तत्व क्या है? पर्याप्त है। लोक तत्व से मतलब जो लौकिक रीति रिवाज हैं, त्योहार है आदि, तो वो तो पर्याप्त है यहाँ पर इसमें। प्रश्न संख्या 6 देखिए, किसने पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, बच्चन सिंह ने, या फिर रामकुमार वर्मा ने? किसने पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने, या रामकुमार वर्मा ने? राजनीतिक
महाकाव्य किसने कहा है पृथ्वीराज रासो को? तो किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। पृथ्वीराज रासो को राजनीतिक महाकाव्य किसने कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि, पाहुड़ दोहा राम सिंह, काल स्वरूप कुलक जिन दत्त सूरी, संयम मंजरी नए नंदी। कौन सी रचना, ये सब जैन साहित्य से संबंधित रचनाएं हैं, और कौन सी रचना और उसका रचनाकार सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। भावना संधि प्रकरण जयदेव मुनि, पाहुड़ दोहा राम सिंह, काल स्वरूप कुलक जिनदत्त सूरी, संयम मंजरी नए नंदी। यहाँ संयम मंजरी नए नंदी की रचना नहीं है, महेश्वर सूरी की रचना है। किनकी है? महेश्वर सूरी की रचना है। महेश्वर सूरी की रचना है, ये ध्यान रखें। नए नंदी की तो सुदर्शन चरियू है। नए नंदी की भी एक रचना है, कौन सी है? सुदर्शन चरियू। ये तो अपभ्रंश नाम हो गया, इसका संस्कृत नाम हो जाएगा सुदर्शन चरित। सुद संस्कृत नाम क्या हो जाएगा? सुदर्शन चरित। इनकी रचना कौन सी है? सुदर्शन चरित है। सुदर्शन चरित। तो संयम मंजरी किन की रचना है? महेश्वर सूरी की रचना है। तो यहाँ सही उत्तर ये हो जाएगा। और सुदर्शन चरित जो है, या सुदर्शन चरियू, वो किन की है? नए नंदी की है। योगिंदु को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले आलोचक हैं मोहन अवस्थी, वासुदेव सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान। योगिंदु कह लिए, योगिंद्र कह लीजिए, जोइंदु कह लीजिए, इनको हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? हिंदी के प्रथम कवि के बारे में हमने बहुत सारे मत देखे हैं, तो बताइए। जोइंदु को या योगिंदु को या योगिंद्र को, एक ही नाम है इनका। एक नाम जोइंदु भी मिलता है, इनका एक नाम योगिंद्र भी मिलता है, इनका ही नाम योगिंदु भी है। क्या है? योगिंदु भी है। इनको हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान कौन है? डॉक्टर वासुदेव सिंह हैं। कौन है? डॉक्टर वासुदेव सिंह। सही उत्तर होगा डॉक्टर वासुदेव सिंह। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में कितने कवियों को स्थान दिया है? 16, 17, 18, 19। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में कुल कितने कवियों को स्थान दिया है, ये आपको बताना है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में कितने कवियों को स्थान दिया? 16 को, 17 को, 18 को, 19 को। कितने को दिया है? तो हाँ, जो इंदु की रचनाएं हैं, परमात्मा प्रकाश और योगसार, दो रचनाएं हैं ना। तो कितने को दिया है? 19 को दिया है। किस किस को दिया? देखिए, नंबर 1 पुष्य या पुंड्र। पुष्य या पुंड्र, एक बार लिख लो। अगर प्रश्न ऐसे आ गया तो किस कवि को स्थान नहीं दिया है तब, इसलिए ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा। किस किस को दिया? पुष्य या पुंड्र को। एक देखिए, खुमान रासो का रचयिता अज्ञात कवि, खुमान रासो का रचयिता अज्ञात कवि। ध्यान रहे, मिश्र बंधु जो हैं वो हुमायूं रासो को किसी अज्ञात कवि द्वारा रचित मानते हैं, और इसलिए उन्होंने नाम नहीं दिया है अज्ञात कवि। एक उन्होंने दिया नंद कवि। एक कौन है? नंद कवि। एक जो हो जाएगा साईदान चारण। कौन हो जाएगा? साईदान चारण। एक किस कवि को स्थान दिया है? साईदान चारण को दिया है। एक मसूद को दिया है। किसको दिया है? मसूद। किसको दिया? मसूद को। कुतुब अली को स्थान दिया है। एक कवि कौन है? कुतुब अली। किनको स्थान दिया? कुतुब अली को। इसके अलावा अकरम फैज। अकरम फैज। एक किस कवि को स्थान दिया है? अकरम फैज को। चंद बरदाई। एक कौन हो जाएंगे? चंद बरदाई। चंद बरदाई। नंबर 8 जो आप लिख सकते हैं, जगनिक। एक कौन हो गई? जगनिक हो गई। कौन हो गई?
जगनिक। इनके अलावा केदार कवि, एक कौन हो गए? केदार कवि, केदार कवि। और एक हो जाएंगे बारदर बेना, एक कवि कौन है? बारदर बेना। एक किस कवि को स्थान दिया? बारदर बेना को दिया। इसके अलावा जलहन भूपति, एक कवि कौन? जलहन। एक हैं भूपति, एक किसको स्थान दिया? भूपति को स्थान दिया। नरपति नालय नल सिंह, एक कौन हो जाएंगे? नरपति नाल है, नरपति नाल है। एक हो जाएंगे नल सिंह, नल सिंह भाट, विजयपाल रासो है ना, नल सिंह हो जाएंगे। एक जो कवि को स्थान दिया उन्होंने, वो दिया सारंगधर। किनको दिया? सारंगधर को दिया। सारंगधर के अलावा एक कवि हो जाएंगे आपके अमीर खुसरो। कौन हो जाएंगे? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद, अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद। एक गोरखनाथ, एक किनको दिया? गोरखनाथ को, गोरखनाथ। किनको स्थान दिया था? गोरखनाथ को। कौन छूट गए भाई? देखो, हुस्सी या पुंड्र, हुमायूं रासो का रचयिता अज्ञात कवि। और एक हो गए कौन? नंद कवि। एक हो गए साइदान चारण। एक हो गए मसूद। एक हो गए कुतुब अली, अकरम फैज। अच्छा, एक संख्या दो बार लिखी गई, कोई नहीं, इनको 19 नंबर कर लो अब, और क्या है। एक संख्या दो बार लिखी गई ना, ये 19 नंबर हो जाएंगे। 7 नंबर दो बार लिखा गया, तो 19 नंबर चंद बरदाई को मान लो, है ना। ये 19 कवि हैं। कौन कौन है? पुस्सिया पुंडर, खुमान रासो का रचयिता अज्ञात कवि, नंद कवि, साईदान चारण, मसूद, कुतुब अली, अकरम फैज, चंद बरदाई, जगनिक, केदार कवि, और बारदर बेना, दलहन भूपति, नरपति नाल है, नल्ल सिंह, सारंगधर, और इसके अलावा अमीर खुसरो, मुल्ला दाऊद और गोरखनाथ। कितने को स्थान दिया है? 19 कवियों को दिया है। सर, इनको लिखने की क्या आवश्यकता है? पढ़ने की भी क्या आवश्यकता है? मत पढ़ो। ये भी कहाँ करने की आवश्यकता है कि 19 को स्थान दिया है? क्या जरूरत है पढ़ने की? कभी ऐसा प्रश्न भी आ सकता है, नहीं आए कोई बात नहीं, ऐसा प्रश्न भी तो आ सकता है ना कभी, कि निम्नलिखित में से किस कवि को स्थान नहीं दिया है? तो बताओ, वैसे क्या जरूरत है लिखने की? मत लिखिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो में उन्होंने संपादन किया है ना, पृथ्वीराज रासो की कितने सर्गों को स्थान दिया है? 6, 7, 8, 9। कितने को दिया है? कितने को दिया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज रासो के कितने सर्गों को स्थान दिया है? 7 को दिया है। कितने को दिया है? 7 को। मातु पिता जग जाय तज्यो, विधिहीन लिखी कछु भाल भलाई। पंक्ति तुलसीदास की किस रचना की है? विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस। कि माता पिता ने जन्म देते ही त्याग दिया, ईश्वर ने भी भाग्य में कुछ अच्छे लेख नहीं लिखे। तुलसीदास जी की ये जो पंक्ति है, ये किस रचना से है, यह आपको बताना है। तो कौन सी रचना से है? कवितावली से है। किस रचना से है? कवितावली से है। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता चैतन्य संप्रदाय की नहीं है? कृष्ण ही पूर्णावतार हैं, अन्य अंशावतार हैं, दास्य भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भागवत सर्वश्रेष्ठ है, सभी वर्णों के लोग मोक्ष के अधिकारी हैं। इनमें से कौन सी मान्यता चैतन्य संप्रदाय की नहीं है? चैतन्य संप्रदाय की मान्यता इनमें से कौन सी नहीं है? कृष्ण ही पूर्णावतार हैं, अन्य अंशावतार हैं, दास्य भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, भागवत सर्वश्रेष्ठ है, सभी वर्णों के लोग मोक्ष के अधिकारी हैं। यहाँ सही उत्तर होगा दास्य भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ये बात गलत है। श्रद्धा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, श्रद्धा भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ ये कहा गया है कि श्रद्धा भक्ति ही क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर ये बात कही गई है, दास्य भाव की भक्ति को सर्वश्रेष्ठ
नहीं माना गया, तो यहाँ जो असत्य बात होगी वो यह होगी। अगला प्रश्न है, कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण के कितने विभाग माने हैं? 2, 3, 4, 5। कितने विभाग माने हैं? कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण के कितने विभाग माने हैं? तो 3 माने हैं। कितने माने हैं? 3। एक तो वर्ण विचार, एक शब्द संधान, वर्ण विचार, एक शब्द संधान, शब्द संधान, और एक जो है वो वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास, वाक्य विन्यास। तो कामता प्रसाद गुरु ने व्याकरण के कितने विभाग माने हैं? 3 माने हैं। वर्ण विचार, शब्द संधान और वाक्य विन्यास, 3 माने हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द और उसकी भाषा सुमिलित नहीं है? दुकान फारसी, तारीख अरबी, तमगा पश्तो, नीलम पुर्तगाली। कौन सा शब्द और उसकी भाषा सुमिलित नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा शब्द और उसकी भाषा सुमिलित नजर नहीं आ रही? कौन सा शब्द और उसकी भाषा सुमेलित नहीं है? दुकान फारसी, तारीख अरबी, तमगा पश्तो, नीलम पुर्तगाली। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? तमगा पश्तो भाषा का शब्द नहीं है। तमगा जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 15, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उन्हें कहते हैं लिपि, अक्षर, वर्ण, स्वनिम। उन्हें क्या कहते हैं, यह आपको बताना है। बताइए। हाँ, वो नीलाम शब्द होना चाहिए, सही बात है। नीलम की जगह नीलाम कर लो, ये मिसप्रिंट है, सही ध्यान दिलाया। नीलाम शब्द है ये, बिल्कुल सही है। नीलाम शब्द है, नीलम नहीं है, नीलाम। बिल्कुल सही बात। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उन्हें कहते हैं लिपि, अक्षर, वर्ण, स्वनिम। उन्हें हम क्या कहते हैं? नहीं, लिपि नहीं कहते भाई। मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए वो वर्ण कहलाते हैं। वर्णों की बनावट को लिपि कहते हैं। वर्णों की बनावट को लिपि कहते हैं। बनावट को लिपि कहते हैं, ये ध्यान दें यहाँ पर। लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? वर्णों की बनावट को लिपि कहते हैं। लिपि के लिए तो ये ध्यान रखें, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं उन्हें वर्ण कहते हैं, और वर्णों की बनावट को क्या कहते हैं? वर्णों की बनावट को लिपि कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद माने गए हैं? देखिए, बाह्य प्रयत्न के आधार पर कामता प्रसाद गुरु ने तो 2 ही माने हैं। कौन कौन से? एक तो अघोष और एक घोष। कामता प्रसाद गुरु ने कितने माने हैं? 2 ही माने हैं। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद माने गए? तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो हैं वो कितने होंगे? 2 होंगे। एक तो अल्प सॉरी कामता प्रसाद गुरु के अनुसार बाह्य प्रयत्न के आधार पर जो हैं वो कितने भेद माने गए? 2। और व्यंजनों के कितने भेद माने गए हैं? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 माने गए हैं। ठीक। एक तो अघोष और एक घोष। इसके बाद में बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाजी शरत थई। रामचंद्रिका की पंक्तियां हैं। अर्थ बाद में बताऊंगा, पहले एक बार आप रस बता दीजिए। बान की वायु उड़ाई के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथ थई। चाय आ गई, चाय के लिए भी स्वागत है आप सबका। हाँ, 2 माने ना, घोष और घोष। वर्णों के 2 भेद माने हैं उन्होंने। देखो, बोरो यानी डुबो दूंगा, सबे यानी सभी, रघुवंश यानी रघुवंशियों को, कुठार की धार यानी फरसे की धारा में, बारन यानी जला दूंगा, बाजी यानी घोड़ों को, सरथई यानी सारथियों को, कि उनके घोड़ों और सारथियों को भी मैं जला दूंगा। बाण की वायु उड़ाई के लक्षण, और लक्ष्मण को तो बाण की वायु से ही उड़ा दूंगा। ल- लक्ष्य करो अरिहा समृत ही, और अरिहा यानी शत्रुघ्न जो हैं उनको भी जलाकर राख कर दूंगा, जो युद्ध करने में थोड़े समर्थ नजर आते हैं। ये परशुराम का कथन है, सीता स्वयंवर का प्रसंग है।
तो यहाँ जो रस है वो कौन सा है? रौद्र रस है। कौन सा रस है यहाँ पर? रौद्र रस है। षडकोपाचार्य सांडिल्य धधक कर चिल्लाए सहसा दांत भींच कर। पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? इन पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? कामता प्रसाद गुरु ने दो माने, मैंने कामता प्रसाद गुरु के अनुसार ही बताया है, बुक खोल के देख लेना, आपके पास सबके पास होगी। षडकोपाचार्य सांडिल्य धधक कर चिल्लाए सहसा दांत भींच कर। पंक्तियों में कौन सा दोष है? संदिग्ध, अप्रतीत, अक्रमत्व, श्रुति कटुत्व। कर्ण कटु शब्दों का प्रयोग है यहाँ पर, इसलिए श्रुति कटुत्व है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, जहां द्वित्व वर्ण हो, जहां टय वर्ग के वर्ण हो, जहां संयुक्ताक्षरों का प्रयोग हो, तो कौन सा होता है? श्रुति कटुत्व। कर्ण कटुत्व भी कह सकते हैं। महाप्रलय की महानिशा हो, उग्र घटाएं नभ में छाएं, ज्वालामुखी फट पड़े व्यग्र हो, मनुष्य अनल में जल जाए। पंक्तियों में काव्य गुण है माधुर्य, ओज, प्रसाद, कांति। कौन सा काव्य गुण है? कौन सा काव्य गुण है इन पंक्तियों में? महाप्रलय की महानिशा हो, उग्र घटाएं नभ में छाएं, ज्वालामुखी फट पड़े व्यग्र हो, मनुष्य अनल में जल जाए। पंक्तियों में काव्य गुण है माधुर्य, ओज, प्रसाद, कांति। कौन सा होगा? ओज गुण होगा यहाँ पर। कौन सा होगा? ओज काव्य गुण। तोरी सरासन शंकर को शुभ सिए, शिवम्भर माही बरी में छंद कौन सा है? देखें, देखते हैं इस। तो एक एक, 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 और एक गुरु है ना, इसका मतलब एक दो चार पाँच छः सात, सात भगण प्लस एक गुरु वर्ण, एक गुरु बराबर 22 वर्ण हो गई। 22 वर्ण हो गई, यानी कि मदिरा सवैया हो गया। कौन सा सवैया हो गया? मदिरा सवैया हो गया। ये है यार, ये हो गया कौन सा? मदिरा सवैया यहाँ पर हो गया। कौन सा सवैया? सात भगन और अंत में एक गुरु वर्ण के योग से कुल कितने हो? 22 वर्ण हो तो मदिरा सवैया होगा। मालती सवैया में सात भगन और दो गुरु वर्ण होते। सात भगन प्लस दो गुरु वर्ण होते हैं इसमें। दो गुरु वर्ण हो तो मालती होगा। कुंदलता, या फिर इसको सुख सवैया भी कह देते हैं। सवैया, कुंदलता या जो सुख सवैया होता है, अगर हम इसकी बात करें तो 8 सगण और 2 लघु वर्ण होते हैं। 8 सगण प्लस अंत में 2 लघु वर्ण, अंत में 2 लघु वर्ण होते हैं इस। और मालती की अगर हम, कौन सा बच गया? अरविंद सवैया बच गया। इसमें 8 सगण और एक लघु वर्ण होता है। 8 सगण प्लस अंत में, अंत में एक लघु वर्ण होता है। अंत में क्या होता है? एक लघु वर्ण। मदिरा सवैया में 7 भगण और अंत में एक गुरु वर्ण, कुल 22 वर्ण होते हैं। मालती में 7 भगण और 2 गुरु होते हैं। कुंदलता का दूसरा नाम सुख सवैया भी है। इसमें क्या होता है? कुंदलता में 8 सगण और अंत में 2 लघु वर्ण होते हैं। और अरविंद में जो है वो 8 सगण और अंत में एक लघु वर्ण होता है। तो फिलहाल यहाँ कौन सा था? मदिरा सवैया था। कौन सा था यहाँ पर? मदिरा सवैया था। प्रश्न संख्या 21 सुमिलित नहीं है। एक कहो वर देत भव, भाव चाहिए चित्त, सुन कहे कौन बोले भव ही भाव चाहिए वक्रोक्ति। यह छोटा सा शिशु है मेरा, जीवन निशि का शुभ्र सवेरा रूपक, वह चितवन और कछु जेहि बस होत सुजान। अतिशयोक्ति। यह ऊषा का नव विकास है, जो रज को रजत बनाता मिलित। कौन सा सुमिलित नहीं है? यह आपको बताना है। बताइए। एक कहो वर देत भव,
एक ने कहा कि शिव जी वरदान देते हैं, भाव चाहिए चित, लेकिन हृदय में भाव होना चाहिए। सुन कह कोऊ बोले, ये सुनकर कोई व्यक्ति बोला, भव ही यानी शिव को भी भाव चाहिए, मित्र के हे मित्र शिव जी को भी भाव चाहिए। अर्थात वो तो इतने भोले हैं कि किसी के भावों को समझ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल जो है वक्रोक्ति है, सही है वक्रोक्ति। कौन सा है? काकु वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का भी कौन सा भेद है? काकु वक्रोक्ति। दो भेद होते हैं ना, श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति। काकु वक्रोक्ति है, बिल्कुल सही है। यह छोटा सा शिशु है मेरा, जीवन निशि का शुभ्र सवेरा। जीवन को निशा बता दिया, इसलिए शिशु को सवेरा बताया गया। बिल्कुल यहाँ रूपक है और परंपरित रूपक है। कौन सा है? परंपरित रूपक है, यहाँ बिल्कुल है। यहाँ कौन सा है? परंपरित रूपक है, क्योंकि बाद में आने वाला रूपक पहले पर आश्रित है, तो यहाँ परंपरित है। वह चितवन ओरे कछु जेहि बस होत सुजान की, वह चितवन कुछ ओरी होती इसके वश में सुजान भी हो जाते हैं। अतिशयोक्ति है, और अतिशयोक्ति का भी कौन सा है? जहां ओरे, अन्य ही, अलग ही, ऐसे शब्दों के माध्यम से में का उपमान से भेद बताया जाए, वहां भेद का अतिशयोक्ति होता है। कौन सा होता है? भेद का अतिशयोक्ति होता है। तो यहाँ भेद का अतिशयोक्ति है, बिल्कुल। कौन सा है भेद का अतिशयोक्ति? यह ऊषा का नव विकास है, जो रज को रजत बनाता। मिलित नहीं होगा, रज जो है वो रजत में थोड़ी रही है। सूर्य की किरणें रज मिट्टी पर गिरती है, सफेद किरणें, बिल्कुल दोपहर की सूर्य की। तो फिर देखिए वहां पर क्या होता है, सॉरी उषा के कालीन सूर्य की, जब सफेद किरणें जो हैं वो मिट्टी पर गिरती है तो मिट्टी भी रजत चांदी जैसी दिखाई देती है। मिलित अलंकार नहीं होगा, तद्गुण अलंकार है यहाँ पर। कौन सा है? तद्गुण अलंकार है। क्यों है तद्गुण अलंकार? जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में आकर उसके गुणों को ग्रहण कर लेती है, तो वहां कौन सा होगा? तद्गुण अलंकार होगा। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? तद्गुण अलंकार होगा इसमें, क्योंकि रज मिट्टी जो है वो सूर्य की किरणों के संपर्क में आकर चांदी जैसी दिखाई दे रही है। एक दोहा और लिखवाया था तद्गुण अलंकार के लिए, मैंने आपको बहुत उदाहरण करवाए थे वैसे तो। एक ये भी था ना कि अधर धरत हरि के परत, मिली दीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती, बहुत सारे लिखवाए थे। तो यहाँ कौन सा होगा? तद्गुण होगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव नहीं है, स्तंभ, बेपथु, प्रलय, मद, कौन सा नहीं है? यह आपको बताना है। कौन सा यहाँ नहीं है? सात्विक अनुभाव 8 होते हैं। अनुभाव के तो 4 भेद होते हैं, कायिक, वाचिक, आहारी, सात्विक। और सात्विक के वापस से कितने भेद होते हैं? 8 होते हैं। भाई अनुभाव के कितने भेद होंगे? अनुभाव के 4 होंगे। अनुभाव तो एक तो कायिक हो गया, एक वाचिक हो गया, वाचिक, एक आहार्य हो गया, वाचिक, एक आहार्य, और एक जो भेद होगा वो कौन सा होगा? सात्विक होगा। और ये जो सात्विक है, इसके वापस से कितने हो जाएंगे? सात्विक के 8 हो जाएंगे। अब 8 में कौन कौन से हैं? 8 में एक तो प्रलय है, एक कौन सा है? स्तंभ है, एक कौन सा है? प्रलय, स्तंभ, एक वेपथु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वेपथु। एक जो है वो अश्रु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अश्रु। एक कौन सा हो जाएगा? स्वेद हो जाएगा, स्वेद। एक कौन सा हो जाएगा? स्वर भंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्वर भंग। एक कौन सा हो जाएगा? रोमांच हो जाएगा। कौन सा? रोंगटे खड़े होना, तो वो क्या हो जाएगा? रोमांच हो जाएगा। और एक कौन सा हो जाएगा? वैवण्य, चेहरे का रंग परिवर्तित हो जाना, तो कौन सा होता है? वैवण्य। यही तो होते हैं सात्विक के जो होते हैं, वो 8 भेद होते। मद जो है वो संचारी भाव है, सात्विक अनुभाव नहीं है। ये क्या है? संचारी भाव है। मद जो है वो क्या है? संचारी भाव हुआ। तो यही आपका उत्तर हो गया यहाँ पर, मद संचारी भाव। अनुभाव के 4 भेद, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। और सात्विक अनुभाव के जो हैं वो वापस से कितने भेद होंगे? 8। प्रलय, आसपास की स्थिति का ज्ञान नहीं रहना, जड़वत हो जाना स्तंभ है, कांपना भय शीत आदि के कारण वेपथु है, आंसू आना अश्रु है, पसीना आना स्वेद है, मुख से स्पष्ट आवाज नहीं निकलना स्वर भंग है, रोंगटे खड़े होना, रोम, हाथ पैरों पर जो बाल हैं रोमांच, यानी खड़े होना, रोंगटे खड़े होना रोमांच है। और ये शब्द बना ही कैसे? बी धन, वर्ण धन, ये से बना। चेहरे का रंग परिवर्तित हो जाना क्या है? वैवर्ण्य है। तो इनमें से 3 तो नजर आ ही रहे हैं। ये जो मद है ये क्या है? संचारी भाव है।
मध्य क्या है? संचारी भाव है। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। सब चले गए, कितने जने थे पता नहीं, सब चले गए। एक दूसरा, ये भी अनिश्चित है। अधिक, ये भी अनिश्चित है। सवा जो है वो निश्चित संख्यावाचक है। निश्चित संख्यावाचक और निश्चित में भी कौन सा है? अपूर्णांक है ना। निश्चित में भी सवा, ढाई, साढ़े ऐसे आ जाए तो अपूर्णांक होगा। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? सवा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा कहते हैं, या विशेषण कहते हैं, या क्रिया कहते हैं? जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद माने गए हैं? प्रयोग के आधार पर कितने माने गए हैं, ये बताइए। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद? अरे 7 गण हैं तो 21 ही तो हुए रे, एक वर्ण और 22 ही तो हुए टोटल, 23 कैसे हो जाएंगे? मदिरा सवयम 22 होते। एक गण में 3 वर्ण होते तो 7 में कितने हो गए? 21, और एक वर्ण और जोड़ोगे तो कितने हुए? 22 ही तो हुए। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद? 4 नहीं होते। प्रयोग के आधार पर 3 भेद होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध। कितने भेद होते हैं? पढ़ा रखा है ये सब। साधारण है, संयोजक है और अनुबद्ध है। साधारण, संयोजक और कौन सा होता है? अनुबद्ध। तीन ही तो भेद होते हैं, साधारण, संयोजक और अनुबद्ध, ये 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, यावत जीवन में समास है, जब तक है जीवन, इसमें समास कौन सा है? यावत जीवन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव। जब तक है जीवन, इसमें कौन सा समास होगा? यावत जीवन में कौन सा समास होगा? तो अव्ययीभाव समास होगा। यहाँ पर कौन सा होगा? अव्ययीभाव। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। सरसों, सरकार, मोती, मिठास। स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? सरसों, सरकार, मोती, मिठास, कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? सरसों, सरकार, मोती, मिठास, कौन सा नहीं है? तो यहाँ जो है वो मोती नहीं है। जैसे मोती टूट गया तो टूट गया, टूट गई नहीं, टूट गया। वाक्य में प्रयोग करके देख लो, मोती टूट गया ऐसे ही कहते हैं ना हम, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया। किस विकल्प में संधि से निर्मित शब्द सही है? संधि से निर्मित शब्द सही है, ये पूछा है। किस विकल्प में संधि से निर्मित शब्द सही है, यह आपको बताना है। किस विकल्प में संधि से निर्मित शब्द सही है? तदोपरांत, सख्योचित, मनः कामना, तत्वाधान, कौन सा सही नजर आ रहा है? यहाँ मनः कामना ही सही है, मनोकामना कोई शब्द नहीं होता। यहाँ देखिए, तत् धन उपरांत, तो तदोपरांत नहीं बनेगा। तय पहला वर्ण है, इसके बाद उ स्वर आ गया, तय में बदला और दय में उ मिला, तो शुद्ध शब्द तदुपरांत होगा। क्या होगा? शुद्ध शब्द होगा तदुपरांत। यह सही होता है यहाँ पर। सख्योचित में देखिए, सखी धन उचित, यण स्वर संधि होगी, ई उ यु, तो शुद्ध शब्द जो बनता वो क्या बनता? सख्योचित बनता। सखी धन उचित, सख्योचित बनता, ये होता है यहाँ पर। मने कामना बिल्कुल सही है। यहाँ अगर देखें, तत्व धन अवधान, तत्व धन अवधान, दीर्घ स्वर संधि, तो देखिए अ और अ तो आ हो गए, लेकिन ये वह कहाँ जाएगा? ये भी तो रहेगा ना। तो शुद्ध शब्द जो होता है तत्वावधान होता है। क्या होता है? तत्वावधान होता है। ये वह गायब था यहाँ पर। और विसर्ग से पहले अ हो और इधर पहला और दूसरा वर्ण आ जाए तो विसर्ग अपरिवर्तित रहता है। तो मनः कामना बिल्कुल सही है। मनोकामना अशुद्ध शब्द होता है, मनोकामना कोई शब्द नहीं होता। नियम है कि विसर्ग से पहले अ हो, इधर अगर पहला या दूसरा वर्ण आए तो विसर्ग क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। इसलिए मनः कामना बिल्कुल सही है। मनोकामना शब्द क्या है? अशुद्ध है। तुम अभी इसी गांव के पास फिर रहे हो, वाक्य में कितने विशेषण हैं? तुम अभी इसी गांव के पास
फिर रहे हो, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं यह आपको बताना है। कितने विशेषण हैं? तुम अभी इस गांव में फिर रहे हो, इसमें कितने विशेषण नजर आ रहे हैं आपको? देखो, तुम तो विशेषण है ही नहीं, तुम शब्द तो क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। अभी शब्द क्या हो गया? क्रिया विशेषण हो गया। अभी शब्द क्या हो गया? अभी शब्द है क्रिया विशेषण। इसी शब्द क्या है? विशेषण है। एक एक को देख लो ना, ये क्या है? विशेषण है। गांव शब्द क्या है? गांव शब्द है संज्ञा। गांव शब्द क्या है? संज्ञा। अगर हम पास शब्द की बात करते हैं तो पास शब्द जो है वो क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। क्या है? संबंध सूचक अव्यय। पास शब्द क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। और फिर रहे हो, ये पूरा का पूरा जो शब्द है ये क्या है? क्रिया है। अब देख लो विशेषण शब्द कितने नजर आ रहे हैं? विशेषण केवल एक ही नजर आ रहा है, तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? एक। इसमें एक, यही होगा एक विशेषण। तुम सर्वनाम, अभी क्रिया विशेषण, इसी विशेषण, इसी गांव, कौन सा गांव? इसी गांव, तो ये तो फिर विशेषण हो ही गया ही। गांव शब्द जो है वो क्या है? संज्ञा है। और पास शब्द क्या है? पास की अगर हम बात करें, संबंध सूचक अव्यय है। और फिर रहे हो, ये क्या है? फिर रहे हो क्रिया है। फिर रहे हो, ये क्या है? क्रिया है। अब बचा क्या? विशेषण कितनी हुई? विशेषण एक हुआ, तो एक ही विशेषण है यहाँ पर। प्रश्न संख्या 30 देखिए, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठास, चाल, गर्मी, सभा। किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 30, किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर क्या होगा? मिठास, चाल, गर्मी, सभा। तो क्या होगा? ये कैसे होगा? मिठास तो भाववाचक संज्ञा है। अरे मीठा शब्द विशेषण है, मीठा विशेषण। मीठा शब्द क्या है? विशेषण। मिठास भाववाचक संज्ञा। मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा है। मीठा शब्द विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। देखिए, अब यहां अगर हम देखें, चलना, चलना तो क्या है? क्रिया। और चाल है भाववाचक संज्ञा। चाल क्या है? भाववाचक संज्ञा है। गरम शब्द क्या है? विशेषण है। गरम, गरम शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। और गर्मी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। गर्मी क्या है? गर्मी है भाववाचक संज्ञा। गर्मी भाववाचक संज्ञा है। सभा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। सभा जातिवाचक। और जातिवाचक के आपको पता ही है कि दो भेद होते हैं। एक तो कौन सी होती है? जातिवाचक सभा के हमने दो भेद किए, एक तो द्रव्यवाचक और एक समुदायवाचक। तो कौन सी होगी इसमें भी? सभा से समुदाय का बोध होता है, तो उसमें भी कौन सी हो जाएगी? समूहवाचक कह सकते हैं इसको, समुदायवाचक भी कह सकते हैं, कोई सा भी नाम लिख सकते हैं आप। समूहवाचक कह लीजिए, समुदायवाचक कह लीजिए, वो एक ही बात है। तो यहाँ सही उत्तर यह होगा। गर्म शब्द विशेषण है, गर्मी भाववाचक संज्ञा है। मीठा शब्द विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है। चलना क्रिया है, चाल भाववाचक संज्ञा है। सभा जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, और उसमें भी कौन सी है? समुदायवाचक या फिर समूहवाचक है। ये पढ़ा रखा है आपको, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। देखिए, एक सूचना है आप लोगों के लिए, नए बैच आरंभ हो चुके हैं। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिहार टीजीटी पीजीटी के स्पेशल बैच है। 4 दिन बिल्कुल फ्री डेमो कक्षाएं आकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सुबह का बैच है 7 से 10 बजे तक, शाम का बैच है 4 से 6 बजे तक। और रिजल्ट हमारा आप जानते ही हैं, पिछली शिक्षक भर्ती में आपने देखा ही होगा, पहली और दूसरी रैंक के साथ में हजारों विद्यार्थियों का सिलेक्शन हिंदी संसार के सानिध्य में हुआ है। देखिए, यहाँ जो सुबह का बैच है वो 3 घंटे है। 1 घंटे व्याकरण है। अभी मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बैच है ये। 1 घंटे व्याकरण है इसमें। 1 घंटे जो है, 1 घंटे काव्य शास्त्र चल रहा है। 1 घंटे क्या चल रहा है? काव्य शास्त्र चल रहा है। और 1 घंटे भाषा विज्ञान। 1 घंटे भाषा विज्ञान। सुबह का बैच इस तरीके से है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट हुआ है। व्याकरण में अभी वर्ण विचार चल रहा है। व्याकरण में अभी जो टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? वर्ण विचार।
काव्य शास्त्र में एक टॉपिक पूरा हो गया, काव्य लक्षण, और अभी चल रहा है काव्य हेतु का टॉपिक, आज से स्टार्ट हुआ है। भाषा विज्ञान को आज से ही शुरू किया है। भाषा विज्ञान में अभी भाषा की परिभाषाएं करवाई है मैंने। भाषा की क्या करवाई है? परिभाषाएं। जो विद्यार्थी कंप्लीट कोर्स नहीं पढ़ना चाहते, तो वो इतना पार्ट भी अगर पढ़ना चाहें तो ये छूट भी हमने उनको दे दी है कि भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और व्याकरण जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके ये तीनों पार्ट कमजोर हैं, तो सुबह आइए फ्रेश माइंड से 7 बजे से और 10 बजे तक। क्लास में ही सब कुछ याद हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बिल्कुल डीपली वर्ण विचार में कामता प्रसाद गुरु, वासुदेव नंदन, ये आपके बाबूराम सक्सेना, उदय नारायण तिवारी, सबको साथ लेकर के चल रहा हूँ, बहुत डीपली करवा रहा हूँ। वर्ण विचार को चलते हुए लगभग 4-5 दिन हो गई। अभी हम व्यंजनों में ही पहुंचे, व्यंजनों का वर्गीकरण चल रहा है। काव्य शास्त्र में काव्य लक्षण 100 से ऊपर करवा दिए, काव्य हेतु चल रहे हैं, इनको हम बारीकी से देख रहे हैं संस्कृत आचार्यों के अनुसार। अभी भाषा विज्ञान में तो आज पहली ही क्लास हुई है, भाषा शब्द की व्युत्पत्ति, अर्थ, और अभी परिभाषाएं भी हमने कंप्लीट नहीं देखी हैं, पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार देखी हैं परिभाषाएं। इसमें सब कुछ करवाया जाएगा, भाषा परिवार आदि सब कंप्लीट। और ये तीनों जो टॉपिक हैं आपके, समग्र पाठ्यक्रम इनका क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा। टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा, समग्र पाठ्यक्रम पर टेस्ट भी होगा। जो ये 3 पार्ट पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आ सकते हैं। शाम के बैच में 1 घंटे काव्य शास्त्र चलता है, 1 घंटे गद्य साहित्य चलता है। तो ये ऑफलाइन बैच हैं, तो आप अगर आना चाहें तो अभी आ सकते हैं। नए बैच हैं बिल्कुल, वो आ सकते हैं। ये पुस्तकें हैं कुछ आपके लिए जो हमने लिखी हैं। मानक हिंदी व्याकरण, इसमें व्याकरण के सभी टॉपिक हैं, ठीक है, 30 प्लस टॉपिक है, व्याकरण के सभी टॉपिक हैं इसमें। और प्रत्येक टॉपिक के बाद में 100 अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं। प्रत्येक टॉपिक के बाद में, प्रत्येक टॉपिक के बाद कम से कम 100 अभ्यास प्रश्नोत्तर हैं, ज्यादा भी हैं। कम से कम 100 प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, किसके लिए? अभ्यास के लिए। मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन एक कमी है, एग्जाम्पल पर्याप्त नहीं होते, परिभाषाएं पर्याप्त नहीं होती। इसमें संधि के ही 3000 प्लस उदाहरण हैं, समास के पढ़ेंगे तो भी 3000 प्लस उदाहरण हैं, लोकोक्ति और मुहावरे 1000 के आसपास। और प्रत्येक टॉपिक के बाद में 100 अभ्यास प्रश्नोत्तर, ये इस पुस्तक को एक विशेष बना देती है ये बात। तो ये उपलब्ध है अभी कोचिंग में। जो ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं इन नंबरों पर संपर्क करें। वस्तुनिष्ठ काव्य शास्त्र और काव्यांग डीपली है, इसमें सारे टॉपिक हैं। इसमें काव्य लक्षण भी हैं, काव्य हेतु भी है, काव्य प्रयोजन भी है, इसमें शब्द शक्ति भी है, इसमें काव्य शब्द शक्ति, इसमें काव्य गुण भी हैं, काव्य दोष भी हैं, अलंकार भी हैं, छंद भी हैं, रस भी हैं। इसमें जैसे आपके आधुनिकता, उत्तराधुनिकता, ये कुछ टॉपिक और भी हैं एक्स्ट्रा भी। इनके कुछ पेज आपको अगर डेमो के रूप में देखने हैं, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करें और फिर डिसीजन लें कि मार्केट में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं और जो हमारी पुस्तकें हैं उनमें अंतर क्या है। तो इसके लिए आप इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करें, हम आपको डेमो पेज और इसकी अनुक्रमणिका भेजेंगे, उसको देखकर फिर डिसीजन लें। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता में शब्द शक्ति का कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं गया था, अलंकार का कोई प्रश्न इससे बाहर नहीं गया था। शब्द शक्ति के भेद उपभेद सहित 200 प्लस उदाहरण हैं शब्द शक्ति के इसमें, और ऐसा कोई अलंकार नहीं है जिसकी कम से कम 10 उदाहरण न हो। अलंकारों के जो भेद हैं, उपभेद हैं, जैसे कि अनुप्रास के जो 5 भेद हैं, जैसे कि विभावना के 6 भेद हैं, जैसे अतिशयोक्ति के 7 भेद हैं, वो भी अच्छे से दिए हुए हैं और उनके उदाहरण भी, प्रमुख अलंकारों में अंतर तक भी दिया हुआ है और डीपली है ये अच्छे से। इसके अलावा नेट जेआरएफ के लिए जो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं 2004 से और 2026 तक के, 2026 तक के संशोधित संस्करण है इसका, नया आया है, अभी अभी नया ही आया है, ये मार्च में ही आया है, मार्च में नया संस्करण आया है इसका। और इसमें लगभग 4325 प्रश्नों की 17300 व्याख्याएं हैं। एक दो व्याख्याएं नहीं है, कितनी व्याख्याएं हैं? 17300 व्याख्याएं हैं और डीपली व्याख्याएं हैं। डेमो पेज देखिए आप, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और फिर देखिए। जो मार्केट में अन्य पुस्तकें हैं उनसे
क्यों अलग है ये पुस्तक? इसमें आपको हमारी मेहनत जो है वो बिल्कुल साफ दिखेगी। बिल्कुल प्रामाणिक ऑथेंटिक जो बुक्स हैं, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह जी, उनकी सहायता लेकर के और अच्छे से व्याख्या की गई है इसमें। ये पुस्तक केवल नेट जेआरएफ के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि अभी आपने केवीएस का एग्जाम देखा होगा, एएमआरएस का देखा होगा। नेट जेआरएफ के कम से कम प्रत्येक पेपर में 10-10 प्रश्न दिए थे, जैसे अमीर खुसरो की पहेलियां आदि सब दिए थे। तो इसमें क्या है, पाठ्यक्रम में शामिल रचनाएं हैं, इतिहास है, काव्य शास्त्र है, गद्य साहित्य है, कुछ व्याकरण के भी प्रश्न आए हुए हैं जो नेट जेआरएफ में आए हुए हैं। उन सब की गहन व्याख्या है, बिल्कुल बारीकी से। तो आप बार बार जब पढ़ते हैं 17,300 व्याख्याएं पढ़ेंगे, इतिहास का, काव्य शास्त्र का, व्याकरण का, गद्य साहित्य का, पाठ्यक्रम में शामिल रचनाओं का रिवीजन हो जाएगा। तो ये पुस्तक टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता सबके लिए उपयोगी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो रामबाण है, अमोघ है ये जो पुस्तक है हिंदी साहित्य अनुशीलन, ये हमने वैसे लिखी थी एलटी मेंस के लिए। किसके लिए लिखी थी? एलटी मेंस के लिए लिखी थी, लेकिन ये नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी शानदार पुस्तक है, क्योंकि इसमें प्रत्येक युग की प्रवृत्तियां, कम से कम 100 रचनाओं का परिचय, गद्य पद्य की जो रचनाएं हैं उनका परिचय, जैसे कामायनी का, कहानियों का परिचय, नाटकों का परिचय, जैसे अंधेर नगरी है, जैसे भारत दुर्दशा है, जैसे अंजो दीदी है। कहानियों में जो मुख्य मुख्य कहानियां हैं, जैसे ईदगाह है, कफन है, धुलाई वाली है, इन सब का बहुत अच्छे से परिचय दिया हुआ है। तो ये पुस्तक भी नेट जेआरएफ के लिए बड़ी उपयोगी है। अगर ये, अच्छा, हमारी पुस्तकों की एक खास बात और है, वो आपको किसी दुकान पर नहीं मिलेंगी। अगर मिल रही हैं तो नकली हैं। हम अपने विद्यार्थियों को अपनी पुस्तक स्वयं भेजते हैं, कोई अन्य किसी चैनल पर उपलब्ध नहीं करवाते हैं, ताकि डुप्लीकेट कॉपी न आ जाए या कटी फटी बुक आपको नहीं मिले। मेरे कहने पर मत जाइए। इन पुस्तकों के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए एक बार इन नंबरों पर, और मैं इनके डेमो पेज आपको भेजूंगा। 2 दिन तक उनको देखिए, उसके बाद में डिसीजन लीजिए कि किस लेवल की पुस्तकें हैं। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति चाहे कम खा ले, एक ड्रेस कम पहन ले, अच्छी पुस्तकें उसे जरूर पढ़नी चाहिए, तुलना करनी चाहिए कि किस तरह की बुक है, उसको जरूर देखना चाहिए एक बार। तो ये आपकी सफलता के लिए बहुत ही उपयोगी होंगी ये पुस्तकें, इनको अवश्य आपको पढ़ना चाहिए। मेरा ये मानना है कि ये 4 पुस्तकें जिसके पास में हैं, वो किसी भी एग्जाम को आसानी से पास कर सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। सर्वनाम से किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि भी कहा जाता है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सब मिलाकर 11 सर्वनाम हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यह है आपको बताना है। कौन सा नहीं है, तो बताइए। निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? सर्वनाम से किसी भी वस्तु का बोध हो सकता है। सर्वनाम को संज्ञा प्रतिनिधि भी कहा जाता है। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सब मिलाकर 11 सर्वनाम हैं। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास अथवा दूर की किसी वस्तु का बोध होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं कहते, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यही बात यहाँ पर गलत थी, ये होगा सही, ये है गलत। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर यहाँ पर। अच्छा देखिए, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरु ने मूल सर्वनामों की संख्या जो मानी है वो कितनी मानी है? 11 मानी है। कौन कौन सी मानी, ये आपको लिखवा रखा है अच्छे से। और प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद पूछे 6, लेकिन सर्वनामों की संख्या पूछे 11। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। इसके बाद फिर क्या हुआ? किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, उसके सिर में घने बाल हैं, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, यह आपको बताना है। तो बताइए। गीता मिश्रा जी कह रहे हैं, सर मेरे पास है आपकी नेट की बुक, बहुत अच्छी पुस्तक है। बिल्कुल, इसको बार बार पढ़िए आप, तो इससे अभ्यास अच्छा हो जाएगा। प्रश्नों की प्रकृति आपको समझ में आती है कि किस तरह के प्रश्न आजकल किए जा रहे हैं। इसके बाद फिर क्या हुआ? देखो, इसके बाद और फिर तो एक ही बात है ना। फिर क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इसको दो तरीके से शुद्ध कर सकते हैं हम। या तो इसको ऐसे करिए, इसके बाद क्या हुआ,
या तो इसको ऐसे शुद्ध करो, अधिक पदत्व दोष हो गया, या फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, दोनों में से एक ही तो आएगा ना, अधिक पदत्व दोष है। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, किसी और दूसरे से एक ही बात हो गई है तो, या तो किसी और से परामर्श लीजिए या दूसरे से परामर्श लीजिए, ये भी ऐसे शुद्ध होगा, किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, या फिर क्या होगा, या फिर होगा दूसरे से परामर्श लीजिए, अधिक पदत्व दोष हुआ इसमें, दूसरे से परामर्श लीजिए, दूसरे से परामर्श लीजिए, ऐसे शुद्ध होता। किसी और दूसरे से एक ही बात है, अधिक पदत्व है। उसके सिर में घने बाल हैं, में अंदर थोड़ी ही है, सिर पर हैं, में नहीं आएगा, पर उसके सिर पर घने बाल हैं। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये है शुद्ध। इन दोनों में अधिक पदत्व, और यहाँ पर जो है वो कारक चिह्न संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि कह लीजिए। उसके सिर पर घने बाल हैं, न कि सिर में। और यहाँ इसके बाद फिर क्या हुआ, तो इसके बाद और फिर एक ही बात है, दोनों में से एक का प्रयोग होगा। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, किसी और दूसरे से एक ही बात है, दोनों में से एक का ही प्रयोग होगा। में की जगह क्या आएगा, पर आएगा। जैसे वह रास्ते में मिला, जी नहीं, रास्ते पर मिला, रास्ते के अंदर थोड़ी मिला, जमीन के अंदर। ऐसे ही सिर में घने बाल हैं नहीं, सिर पर घने बाल हैं। किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है, आंखें बिछाना, अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत करना, उड़ती चिड़िया पहचानना, नजर तेज होना, आंसू पीकर रह जाना, भीतर ही भीतर दुखी होना, कान खाना, परेशान करना। कौन सा मुहावरा और उसका अर्थ जो है वो सुमेलित नहीं है। किस मुहावरे का अर्थ सही नहीं है, आंखें बिछाना, अत्यंत प्रेम पूर्वक स्वागत करना, उड़ती चिड़िया पहचानना, नजर तेज होना, गलत बात। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब बहुत अनुभवी होना, इसका सही क्या होगा, बहुत अनुभवी होना होगा, बहुत अनुभवी होना, यह होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं रहता, तब वे किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, अल्पविराम से, अर्धविराम से, निर्देशक से, या प्रश्नवाचक चिन्ह से, किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, यह आपको बताना है। जब संयुक्त वाक्यों के प्रधान वाक्यों में परस्पर विशेष संबंध नहीं रहता, तब वे किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, अल्पविराम से, अर्धविराम से, निर्देशक चिन्ह से, या प्रश्नवाचक से, किससे किए जाते हैं, वो किए जाते हैं अर्धविराम से। जैसे राम पढ़ता है, श्याम खेलता है, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, अर्धविराम आएगा। निर्देशक चिन्ह से क्यों अलग करेंगे, संयुक्त वाक्य की बात हो रही है, तो संयुक्त वाक्य में जो दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं या दो से अधिक होते हैं, तो उनको अलग करना हो, उनमें आपस में संबंध नहीं हो, तो अर्धविराम का प्रयोग होगा। निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है, द्विरद, द्वीप, नाग, कृष्णसार। हाथी का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची नहीं है, द्विरद, द्वीप, नाग या कृष्णसार, कौन सा नहीं है। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर क्या होगा, इनमें से हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, द्विरद, द्वीप, नाग, कृष्णसार, कौन सा नहीं है। कृष्णसार मृग का पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है, मृग का पर्यायवाची है, हरिण कह लीजिए, मृग कह लीजिए, उसका पर्यायवाची है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा, कृष्णसार होगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, केंद्रीयकरण, दस्तखत, शागिर्द, विद्यार्थीगण, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, यह आपको बताना है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, केंद्रीयकरण, दस्तखत, शागिर्द, विद्यार्थीगण, कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है, कौन सा शब्द इनमें से शुद्ध नहीं है, केंद्रीयकरण, दस्तखत, शागिर्द, या फिर विद्यार्थीगण, कौन सा शुद्ध नहीं है। केंद्रीयकरण अशुद्ध है, शुद्ध शब्द केंद्रीकरण होता है, केंद्रीकरण सही होता है, केंद्रीकरण फिलहाल क्या है, अशुद्ध है, बाकी सब सही है। विद्यार्थीगण सही है, विद्यार्थीगण, विद्यार्थी अकेला लिखेंगे बड़ी की मात्रा आएगी, लेकिन विद्यार्थी गण करेंगे तो फिर यही होगा। और देखिए, आपको और बता दूं, पक्षीराज अशुद्ध, पक्षीराज अशुद्ध, मंत्रिमंडल अशुद्ध, मंत्रिमंडल अशुद्ध, मंत्रिमंडल भी
अशुद्ध। स्थाई भाव अशुद्ध, ये भी अशुद्ध। स्थाई भाव, ये भी अशुद्ध। कालिदास, ये भी अशुद्ध। ये सब अशुद्ध है, इनमें से एक भी शुद्ध शब्द नहीं है। पक्षिन धन राज, पक्षीराज यही शुद्ध होगा, पक्षीराज यही सही होगा। मंत्रिमंडल यही शुद्ध होगा, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल यही शुद्ध होगा। मंत्री परिषद को भी ले लीजिए, मंत्री परिषद यही शुद्ध होगा, मंत्री परिषद यही शुद्ध होगा। स्थाई भाव यही शुद्ध होगा। जब अकेला शब्द आएगा स्थाई, बड़ी की मात्रा, लेकिन फिलहाल यही शुद्ध होगा। कालिंधन दास, कालिदास यही शुद्ध होगा, कालिदास यही शुद्ध होगा। ऐसे विद्यार्थीगण यही शुद्ध होगा। अगर इसको विद्यार्थीगण आपने ऐसे लिख दिया, विद्यार्थीगण अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये अशुद्ध होगा। विद्यार्थीन गण, तो यहाँ ये ध्यान रखें, ये सब अशुद्ध है, इधर वाले ये सब अशुद्ध है, एक भी शुद्ध नहीं है इनमें से। और ये इधर जो लिखे हमने, ये सब शुद्ध है, ये शुद्ध है। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, यह आपको बताना है। देखिए, रचना के आधार पर तो पता ही है कि 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 6 भेद कहाँ से आ गए? अर्थ के आधार पर 8 भेद होते। एक तो विधानार्थक होता है, कौन सा होता है? विधानार्थक या विधानवाचक भी कह सकते हैं। एक जो आपके होता है वो निषेधात्मक होता है, एक आज्ञार्थक होता है, निषेधात्मक, निषेधात्मक। एक कौन सा होता है? आज्ञार्थक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आज्ञार्थक हो जाएगा। एक जो भेद होगा वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। एक इच्छावाचक हो जाएगा, एक संदेहार्थक हो जाएगा। इच्छावाचक, इच्छावाचक। एक कौन सा हो जाएगा? संदेहार्थक हो जाएगा, संदेहार्थक हो जाएगा। एक जो है संकेतार्थक और एक विस्मयादिबोधक। एक संकेतार्थक और एक कौन सा हो जाएगा? विस्मयादिबोधक। कौन सा हो जाएगा? विस्मयादिबोधक हो जाएगा। और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो सरल है, एक मिश्रित है, और या मिश्र भी कह लीजिए, और एक संयुक्त है। रचना के आधार पर 3। देखिए, ये तो हो गई किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर हो गई। और रचना के आधार पर 3 भेद होंगे। रचना के आधार पर कितने होंगे? 3। एक तो सरल, एक मिश्र, सरल मिश्र, और एक कौन सा हो जाएगा? संयुक्त। एक कौन सा हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343, 344, 345, 346। किस आधार पर कहा गया है? तो बताइए। वो सॉरी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? इसमें कहा गया है। ये कई बार करवा चुका हूं मैं आपको ये प्रश्न, एक एक अनुच्छेद आपको लिखवा भी रखा है, और सरल भी है। 343 बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 39 देखिए, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास से मानने वाले विद्वान इनमें से कौन से हैं? रासो शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में मैंने आपको कम से कम 15 मत लिखवा रखे कि किसने किससे मानी। रहस्य से किसने मानी, रास से किसने मानी, रसिक से किसने मानी, रसायन से किसने मानी, रासक से किसने मानी, और राउस से किसने मानी। ये सब लिखवा रखा है आपको, कम से कम 15 मत लिखवा रखे हैं। बताइए, यहाँ पर यहाँ तक भी लिखवा रखा है, रस से किसने मानी? नरोत्तम स्वामी, दशरथ शर्मा, नंदुलारी वाजपेयी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। कौन मानते हैं? रासो शब्द की व्युत्पत्ति रास से कौन मानते हैं? यहाँ पर तो रास से जो मानते हैं वो नंदुलारी वाजपेयी मानते हैं। कौन मानते हैं? नंदुलारी वाजपेयी। रीतिकालीन आचार्यों को उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य एवं कवि शिक्षक आचार्य, इन 3 श्रेणियों में बांटने वाले आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह, नामवर सिंह जी या मोहन अवस्थी। रीतिकालीन आचार्यों को उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और कवि शिक्षक आचार्य, इन 3 श्रेणियों में बांटने वाले आलोचक कौन हैं? प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर क्या होगा? रीतिकालीन आचार्यों को उद्भावक आचार्य,
व्याख्याता आचार्य एवं कवि शिक्षक आचार्य, इन 3 श्रेणियों में बांटने वाले आलोचक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं। इन 3 श्रेणियों में बांटने वाले जो हैं वो कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, किसने छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, बच्चन सिंह जी ने, दिनकर ने, पंत ने। किसने छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन कहा है? छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा? इनमें से यह आपको बताना है। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, चक्रवाल की भूमिका में कहा है। चक्रवाल उनकी एक रचना, चक्रवाल की भूमिका में कहा है। चक्रवाल की भूमिका में। छायावाद को प्रगीतों का आंदोलन किसने कहा? दिनकर जी ने कहा। लिखवा रखा है आपको पढ़ाते समय कि छायावाद को किसने क्या कहा है। तो चक्रवाल की भूमिका में प्रगीतों का आंदोलन रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है। चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका किसने लिखी? चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका किसने लिखी? अज्ञेय ने, श्रीकांत वर्मा ने, लक्ष्मीकांत वर्मा ने, शमशेर बहादुर सिंह ने। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964, गजानन माधव, मुक्तिबोध। इसकी भूमिका किसने लिखी थी? बताइए। प्रश्न संख्या 42 का उत्तर क्या होगा? चांद का मुंह टेढ़ा है की भूमिका किसने लिखी? अज्ञेय ने लिखी, श्रीकांत वर्मा ने लिखी, लक्ष्मीकांत वर्मा ने लिखी या शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी? शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी थी, एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से। एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से लिखी। किस शीर्षक से लिखी? एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से लिखी है। एक विलक्षण प्रतिभा शीर्षक से लिखी, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखी। किस शीर्षक से लिखी? एक विलक्षण प्रतिभा। किसने प्रयोगवाद को शुष्कतावाद कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, नामवर सिंह जी ने या नंद दुलारे वाजपेयी ने? प्रयोगवाद को शुष्कतावाद किसने कहा है? बताइए। प्रयोगवाद को शुष्कतावाद किसने कहा? इनमें से डॉक्टर नगेंद्र ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, नामवर सिंह जी ने या नंद दुलारी वाजपेयी ने? प्रयोगवाद को शुष्कतावाद किसने कहा? ये पेपर ऐप पर अपलोड है उत्तर तालिका सहित, लेकिन मैंने सोचा कि इसको चलो हल भी करवा देते हैं। कल ऑफलाइन हुआ था ये टेस्ट और उसी का मैं लाइव हल करवा रहा हूँ, ताकि आप पहले उत्तर दें, बाद में सही उत्तर देख करके मिलान करें और आपको ये पता चल जाए कि मेरे कितने सही कितने गलत। तो किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। प्रयोगवाद को शुष्कतावाद गणपति चंद्र गुप्त ने कहा। नागार्जुन को सच्चे अर्थों में भारत का प्रतिनिधि कवि किसने कहा? अज्ञेय ने, नेमीचंद्र जैन ने, नामवर सिंह जी ने, प्रकाश चंद्र गुप्त ने? किसने कहा है? नागार्जुन को सच्चे अर्थों में भारत का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? किसने कहा है, यह आपको बताना है। नागार्जुन को सच्चे अर्थों में भारत का प्रतिनिधि कवि किसने कहा? अज्ञेय ने, नेमीचंद्र जैन ने, नामवर सिंह जी ने या प्रकाश चंद्र गुप्त ने? तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? किसने कहा? नामवर सिंह जी ने कहा है। नागार्जुन को सच्चे अर्थों में भारत का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है? नामवर सिंह जी ने कहा है। कौन सा कविता आंदोलन और उसका प्रवर्तक सुमिलित नहीं है? आज की कविता हरीश बाधानी, वाम कविता परमानंद श्रीवास्तव, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा, अगीत काव्य आंदोलन या अगीत कविता कह लीजिए सौमित्र मोहन। कौन सा सुमिलित नहीं है? आप प्रश्नोत्तरी संख्या 64 को हल नहीं करवा, उसको करवा देंगे, उसको हल करवा देंगे, ठीक है। अरे मैं भी थक जाता हूँ। अब देखिए, एलटी मेंस के लिए आज कितनी लंबी मैराथन क्लास हुई थी। 5 प्रश्न करवाए थे आज भाषा से संबंधित। डेली क्लासेज भी तो है ना, 3-3 बैच ऑफलाइन के, फिर ऑनलाइन के बैच। तो मैं भी थक जाता हूँ, टाइम थोड़ा कम मिल पाता है। मैं एलटी मेंस में 5 प्रश्न डेली करवा रहा हूँ आपको, एलटी मेंस के लिए ऐप पर भी और ऑफलाइन में भी नियम बना रखा है कि 5-5 प्रश्न करवाने। ऑफलाइन वालों को 5 प्रश्न करवा रहा हूँ डेली के, और ऑनलाइन वालों को भी 5-5 प्रश्न करवा रहा हूँ। अगीत सौमित्र मोहन नहीं है। अगीत जो है वो रंगनाथ मिश्र, इसके प्रवर्तक कौन है? रंगनाथ मिश्र हैं। प्रवर्तक कौन है? रंगनाथ मिश्र हैं। रंगनाथ मिश्र। नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को समायोजित किया गया है। कथन किस विद्वान का है? मुक्तिबोध, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर नगेंद्र? किनका है, यह आपको बताना है। तो बताइए।
नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई, वरन समग्र मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को समायोजित किया गया है। कथन किस विद्वान का है? किसी के कमेंट पर मेरी नजर नहीं पड़े, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो एक बार प्रश्न को लिख कर भेज सकते हैं, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, उसका उत्तर जरूर मिलेगा उसे। ये कथन किनका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। किसी प्रश्न में डाउट हो या किसी प्रश्न का उत्तर आप जानना चाहते हैं प्रमाण के साथ में, तो फिर आप मुझे प्रश्न व्हाट्सएप कर सकते हैं और एक दिन का वेट आपको करना पड़ेगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। किसने तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना है? तार सप्तक के प्रकाशन से प्रयोगवाद का आरंभ तो हुआ ही। अब आपको ये बताना है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात किसने माना है? किसने तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात माना है? प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर क्या होगा? किसने माना है, यह आपको बताना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ही माना है। तार सप्तक के प्रकाशन से हिंदी साहित्य में आधुनिक संवेदना का सूत्रपात रामस्वरूप चतुर्वेदी ने माना है। तार सप्तक के अधिकतर कवि प्रयोगवादी नहीं हैं, मान्यता किस विद्वान की है? रामविलास शर्मा, लक्ष्मीकांत वर्मा, नामवर सिंह जी, प्रकाश चंद्र गुप्त। तार सप्तक के अधिकांश कवि प्रयोगवादी नहीं हैं, यह मान्यता किस विद्वान की है? रामविलास शर्मा की, लक्ष्मीकांत वर्मा की, नामवर सिंह जी की या प्रकाश चंद्र गुप्त की? तार सप्तक के अधिकतर कवि प्रयोगवादी नहीं हैं, मान्यता किस विद्वान की है? प्रकाश चंद्र गुप्त की है। ये मान्यता किस विद्वान की है? प्रकाश चंद्र गुप्त की है। गिरिजा कुमार माथुर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? यह आपको बताना है। गिरिजा कुमार माथुर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? मंजीर, नास और निर्माण, काठ की घंटियां, शिलापंख, चमकीले। कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? प्रश्न संख्या 49 का सही उत्तर क्या होगा? गिरिजा कुमार माथुर की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? मंजीर, नास और निर्माण, काठ की घंटियां, शिलापंख, चमकीले। काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। किन की रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में मुक्तिबोध की कितनी कविताएं संकलित हैं? तार सप्तक में ये सब मैंने एक एक कवि की जितनी कविताएं संकलित है सारी लिखवा रखी है। तार सप्तक में भी दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, जिस जिस कवि की कविताएं जितनी जितनी हैं उन कविताओं का नाम तक आपको लिखवा रखा है। तो तार सप्तक में मुक्तिबोध की कितनी कविताएं संकलित हैं? 15, 16, 17, 18। तो कितनी हैं इनकी मुक्तिबोध की? मुक्तिबोध जी की 17 कविताएं जो हैं वो संकलित हैं। एक तो आत्मा के मित्र मेरे, कम से कम कविताओं का नाम तो याद होगा। आत्मा के मित्र मेरे, एक कविता तो यह हो गई। एक कविता जो इनकी है, दूर तारा, दूर तारा। एक है खोल आंखें। एक कविता कौन सी है? खोल आंखें। कौन सी है? खोल आंखें। एक असक्त कविता है, कौन सी है? असक्त। एक कविता कौन सी संकलित है? असक्त है। एक कविता जो उनकी संकलित है, मृत्यु और ओ सॉरी असक्त। एक मेरे अंतर, कौन सी है? मेरे अंतर। और एक है मृत्यु और कवि, कौन सी है? मृत्यु और कवि। मृत्यु और कवि कौन सी हो जाएगी? मृत्यु और कवि। इसके अलावा जो है नूतन अहम, एक कविता कौन सी है? नूतन अहम है। नूतन अहम, नूतन अहम। एक विहार है, पूंजीवाद समाज के प्रति है। एक कविता कौन सी है? विहार। एक है पूंजीवाद समाज के प्रति, पूंजीवादी नहीं, पूंजीवाद समाज के प्रति। मुक्तिबोध की कविताएं वैसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन सी कविता है या नहीं है। पूंजीवाद समाज के प्रति है एक कविता। एक जो है नाग, ये नास देवता है, सृजन क्षण है। नास देवता कौन सी है? नास देवता। एक है सृजन क्षण, अंतरदर्शन, सृजन क्षण, सृजन क्षण। एक कौन सी है? अंतरदर्शन है। अंतर अंतरदर्शन एक कविता है। इसके अलावा एक जो है वो आत्मसंवाद है, कौन सी है? आत्मसंवाद, आत्मसंवाद है।
इसके अलावा जो है एक व्यक्तित्व और खंडहर है। व्यक्तित्व व्यक्तित्व और खंडहर है। व्यक्तित्व और खंडहर। इसके अलावा एक है हे महान पुनश्चय। हे महान। एक कविता कौन सी है? पुनश्चय है। पुनश्चय। और एक कौन सी है? एक है इसमें एक आत्म वक्तव्य। कौन सी है? एक आत्म वक्तव्य। एक आत्म वक्तव्य है। एक आत्म वक्तव्य। तो कितनी कविताएं हैं इनकी? ये 17 कविताएं हैं। आज हम ये 50 प्रश्न ही देखेंगे। इसमें कुल 125 प्रश्न हैं, वो टाइप ही नहीं हुए आगे। शेष 75 प्रश्न जो हैं कल 36 पर हम देखेंगे। जो शेष बचे वो 125 है ना कुल, तो वो शेष जो हैं वो कल देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इस क्लास में इतना ही।